नमस्कार। हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आज ममता बनर्जी को जिस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, वो जोर का झटका धीरे से लगे, धीरे का झटका जोर से लगे, ये अलग अलग विषय है। लेकिन ये बात तो तय है कि ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज कहा और उनको हड़काया और साफ तौर पर ये बात कही कि नहीं नहीं, ये ईडी का राइट बनता है और ईडी को इन्वेस्टिगेशन करा। आपको याद होगा कि ये मामला तो 8 जनवरी का है और 8 जनवरी को आईपैक पर जब ईडी ने छापा मारा तो वहां पर ममता बनर्जी खुद चली गई थी, हाथापाई लोग कहते हैं करी, कुछ बदतमीजियां दी, ईडी के अधिकारियों को बिठा कर रखा और वहां से सारा डेटा लेकर चली गई। अब इस बात को लेकर दो चीजें सामने आई। एक तो ये आई कि आईपैक मतलब ममता बनर्जी सीधी तो सामने नहीं आई, सीधी तो सामने जंग लड़ रही थी और जो डॉक्यूमेंट थे, जो एविडेंसेस थे, वो एविडेंस लेकर चली गई। एविडेंस बचाने में वो सफल हो गई। बचाने में मतलब है एविडेंस को वो बचाने में सफल हो गई और अपने आप को बचाने में, ये भी कहा जा सकता है कि अपने आप को बचाने में सफल हो गई। लेकिन कोई भी ये बड़े पॉलिटिशियंस की खास बात है कि वो अदालत में सीधे आने से पहले अपने प्रॉक्सीज को भेजते हैं और प्रॉक्सी के माध्यम से कोर्ट में अपनी बात कहते हैं और फिर देखते हैं कि कोर्ट का रुझान क्या है, उसके बाद वो मेन पिटीशन लेकर आते हैं। तो दो चीजें सामने गई थी। एक तो कोलकाता हाई कोर्ट में ईडी एफआईआर लेकर गई थी कि भाई इन पर एफआईआर की जाए, इन्होंने हमारे काम में दखलंदाजी की है और हमारे काम में दखलंदाजी करके हमको रोका है, सरकारी काम में बाधा और बाकी विषय था। दूसरा, एक जितेंद्र मेहता नाम के व्यक्ति हैं जो आईपैक के सदस्य हैं। जितेंद्र मेहता सुप्रीम कोर्ट चले आए। सुप्रीम कोर्ट में जितेंद्र मेहता ने यह प्ली किया कि साहब हमारे डॉक्यूमेंट, आईपैक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में हमारा मोबाइल फोन, हमारे लैपटॉप, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा सामान, ये जब ईडी मांग रही है, ये ईडी इसको ले लेगी तो आप समझिए कि ये तो हमारी राइट टू प्राइवेसी का, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। इसलिए ईडी को यह करने का राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन सुनवाई पूरी कर ली थी, आज प्रोनाउंसमेंट किया। दूसरी बात यह भी है कि ममता बनर्जी किस लेवल तक जाने को तैयार है। कई एक घोटाले सामने आए और उन घोटालों में ममता बनर्जी सामने आई और मतलब वो अब ये मानकर चलने लगी हैं कि वेस्ट बंगाल जो है वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो इस लेवल की पॉलिटिशियन है कि उनके पास सॉवरेंटी टाइप है। आप सोचिए कि ममता बनर्जी वाले मामले में कई एक केसेस ऐसे पहले भी हो चुके हैं, उसकी सीरीज मिलाएंगे तो यहां तक अपने को समझ में आएगा। एक तो नारद केस हुआ था, निजाम पैलेस की घेराबंदी, पत्थरबाजी कर दी थी, उसमें ममता बनर्जी चारों ओर से घेर कर बैठ गई थी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। सीबीआई कोर्ट में जब उठाकर ले गए, पुलिस मतलब सीबीआई उठाकर ले गई थी कुछ अधिकारियों को, कुछ उनके नेताओं को, तो ऐसी परिस्थिति में ममता बनर्जी के गुर्गे सीबीआई कोर्ट के सामने खड़े हो गए थे और तब ये रात में भी प्रोसीडिंग चल रही थी और ये हुआ था कि सीबीआई कोर्ट को चारों ओर से घेर लो। ममता बनर्जी बैठ गई थी, कहा था हमें भी ले चलो या फिर इनको छोड़ो। बाद में वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट पर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हड़काया था और ये कहा था कि भाई ये नहीं हो सकता, ये बदतमीजी है, ये ठीक नहीं है और मतलब बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने हड़काते हुए उस समय कही थी। खैर, वो जो मामला था वो हो गया। लेकिन अपने को याद होगा इससे पहले, नारदा केस से पहले एक राजीव कुमार वाला केस था और राजीव कुमार वाला केस जो सामने आया था वो तो बड़ा ऐतिहासिक केस था क्योंकि वो शारदा चिटफंड के मामले का केस था। शारदा चिटफंड हम सब जानते हैं कि दो बड़े अभूतपूर्व घोटाले वेस्ट बंगाल में हुए थे। उन अभूतपूर्व घोटालों को बचाने के लिए बहुत सारे लोग सामने आए थे। इन घोटालों में बहुत सारे ऐसे घोटाले थे जो कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। ममता बनर्जी ने क्या किया कि उस शारदा और रोज वैली घोटाला, शारदा घोटाला तो छोटा सा था, रोज वैली तो उससे भी बहुत बड़ा था, वो 15,000 करोड़ का था और ये जो शारदा घोटाला है वो 1500 5,000 कुछ करोड़ का था। आम आदमी का पैसा लगा हुआ था, चिटफंड खा गई कंपनी। ममता बनर्जी के लोग उसमें शामिल थे, ऐसा कहा गया। टीएमसी के अधिकारी शामिल थे, टीएमसी के कुछ मंत्री शामिल थे, या जो भी वो मामला था। राजीव कुमार कोलकाता पुलिस के कमिश्नर थे।
राजीव कुमार को, अच्छा एक ये एक नया इजाद किया है ममता बनर्जी ने, वो बड़ा अच्छा, मैं समझता हूं बड़ा अच्छा इजाद किया है कि अगर लगता है कि कोई सेंट्रल एजेंसी ईडी सीबीआई इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही क्योंकि बड़ा घोटाला है, तो ऐसी परिस्थिति में एक स्टेट गवर्नमेंट अपने अधिकारी को मिलाकर एक एसआईटी बना दे या उसकी जांच बिठा दे, वो जांच के नाम पर सब जगह घुस जाएगा और वो डॉक्यूमेंट सब इधर से उधर कर लेगा। जब तक सेंट्रल एजेंसी उस पर इन्वेस्टिगेशन करने आएगी तब तक वो सब डॉक्यूमेंट साफ कर देगा। यही एलिगेशन सीबीआई ने लगाया। राजीव कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने शारदा घोटाले की जांच की। शारदा घोटाले की जांच करते समय वो सब रफा दफा कर दिया गया। जब मामला सीबीआई के पास गया तो सीबीआई ने यह आरोप लगाया कि राजीव कुमार उस समय, जिस समय सीबीआई ये कर रही थी, उस समय राजीव कुमार कोलकाता के कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर थे। राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए सीबीआई पहुंची, जब राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए एजेंसी पहुंची तो ममता बनर्जी स्वयं राजीव कुमार के घर आ गई। ममता बनर्जी जमीन पर बैठ गई। ममता बनर्जी ने धरने प्रदर्शन कर डाले। ममता बनर्जी ने बहुत कुछ कर डाला और कहा कि राजीव कुमार को छू नहीं सकते। बाद में राजीव कुमार को ममता बनर्जी ने डीजीपी बना दिया और संरक्षण देने के लिए, क्योंकि शारदा चिटफंड का मामला बहुत कठिन मामला था, आम आदमी का पैसा लगा हुआ था और उसमें टीम से इन्वॉल्व थी। सुप्रीम कोर्ट मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है, राजीव कुमार को कोऑपरेट करना पड़ेगा और राजीव कुमार को सीबीआई के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, एजेंसी के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, वो ईडी के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, सीबीआई के सामने प्रेजेंट होना, जो भी एजेंसी है एजेंसी के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। साथ में जांच नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में ट्रांसफर कर दी थी और यह कहा था कि वहां पर जांच होगी। कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में अगर जांच होती है, एजेंसी जांच करती है, तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी उसमें इंटरवीन करेंगी, इसलिए इस राज्य में यह जांच ही नहीं हो। अब राजीव कुमार ममता बनर्जी के मातहत तो काम करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि राजीव कुमार एक अधिकारी हैं। अब राजीव कुमार तो इंडियन पुलिस सर्विस के व्यक्ति हैं। इंडियन पुलिस सर्विस के व्यक्ति का होने का मतलब है कि केंद्र सरकार उसमें इंटरवीन कर जाएगी, यूपीएससी की सदस्यता होगी, यूपीएससी उसमें इंटरवीन कर जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल उसमें आ जाएगी। इसलिए जांच दूसरे जिले में ट्रांसफर जब की गई तो राजीव कुमार का कॉपरेट करना मजबूरी था। आप सोचिए कि ममता बनर्जी ने सीबीआई का दफ्तर घेरा एक बार, ममता बनर्जी ने राजीव कुमार को बचाने के लिए रोड पर धरना प्रदर्शन कर दिया, ममता बनर्जी ने क्या नहीं कि रोज वैली घोटाले में ममता बनर्जी उतरकर सामने आई, राजीव कुमार मामले में ममता बनर्जी सामने आई, शारदा घोटाले में ममता बनर्जी स्वयं उतर कर आई। इसके अलावा कोयला और मवेशी तस्करी घोटाले में ममता बनर्जी सीधी सामने आई क्योंकि अभिषेक मुखर्जी उसमें फंसे हुए थे। आप सोचिए कि भारत सरकार ने बार बार जांच अधिकारियों के खिलाफ स्थानीय थानों में एफआईआर, मतलब उन्होंने क्या किया कि ममता बनर्जी ने बार बार जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां को एजेंसी जाती है, आपको याद होगा जहांगीर वाले मामले में पत्थर चलवा दिए थे ममता बनर्जी ने, बाद में पता लगा उसने तो हजारों महिलाओं का सील भंग किया, वो तो बिल्कुल एकदम बादशाह बना बैठा था, ममता बनर्जी सरपरस्ती उसके ऊपर थी। तो ममता बनर्जी क्या करती हैं कि जब कोई अधिकारी वहां जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तो वहां पर वो कई एक मुकदमे उन अधिकारियों के खिलाफ करवा देती हैं, एफआईआर दर्ज करवा देती हैं, गिरफ्तारियां करवा देती हैं और बहुत कुछ करती हैं ताकि कोई वेस्ट बंगाल में कोई एजेंसी जो करप्शन की जांच कर रही हो, वेस्ट बंगाल में कोई भ्रष्टाचार की या कोई आतंक की जांच कर रही हो, वहां ममता बनर्जी स्वयं या तो उसको परेशान करती हैं एफआईआर दर्ज या फिर खुद ही उतर कर सामने आ जाती हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब आईपैक पर हुआ तो आईपैक के मामले में ममता बनर्जी ले गई। अब लीगल एनोमली फंस गई और ममता बनर्जी को शायद अंदाजा नहीं था कि लीगल एनोमली जो फंस गई है वो बहुत खतरनाक है और ममता बनर्जी के लिए भी खतरनाक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जब जितेंद्र मेहता आए और उन्होंने कहा कि भाई मेरी राइट टू प्राइवेसी है, आईपैक का मेरा ऑफिस है, तो ईडी ने वहां पर कहा कि भाई जब दिल्ली में आईपैक का जो ऑफिस है उसमें हमने छापे मारे थे, कुछ हमें सामान मिला था, हमने कुछ लैपटॉप और वो सीज किए हैं, उसकी लिस्ट बना दी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एजेंसी किसी का कुछ सामान लेकर आती, कुछ सीज करके आती, तो वहां पर एक फर्द बनती है, वहां पर एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट पर साइन होते हैं बाकायदा और वो लिस्ट सौंप कराई जाती है और जो रिसीव करता है वो भी वहां पर साइन करता है और कहता है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट ये लेकर जा रहे हैं, ये सामान ये लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई एजेंसी
एजेंसी गई और उठाकर भाग आएगी ममता बनर्जी की तरह या किसी और के तरह और चोरों की तरह ले आए, नहीं नहीं। एजेंसी जब जाएगी तो बाकायदा बताएगी किस नंबर का लैपटॉप है, उसका एड्रेस क्या है, उसका 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 मॉडल क्या है, उसका साइज क्या है, उसमें क्या है क्या नहीं है, सब कुछ लेकर आती है। मोबाइल लाएगी तो मोबाइल का पूरा डेटा बताएगी। जो डॉक्यूमेंट लेकर आती है उसकी लिस्ट बनाती है, बाकायदा वो लिस्ट दी जाती है। वो लिस्ट के बाद न्यायालय में उसकी प्रस्तुति होती है। ऐसा नहीं है कि वो केवल बना कर दे दी, बाद में जब मुकदमा चलेगा तो न्यायालय में प्रस्तुति होएगी, और प्रस्तुति होते समय जो रोजनामचा बनता है, डेली रिपोर्ट बनती है, उसमें भी अगर कभी कभी कोर्ट कहता है कि वो डेली रिपोर्ट लेकर आओ जब तुमने ये किया था, तो वो डेली रिपोर्ट भी वहाँ तलब हो जाती है, जमा होती है और फिर क्रॉस वेरीफाई होता है। तो कोई भी एजेंसी ऐवे ही सीधा हमला करे और सब चुरा कर ले आए और जबरदस्ती छीन कर डकैती डाल, ऐसा नहीं होता। तो यहां पर जब ईडी ने ये कहा कि भाई दिल्ली में जो हमने इनके छापे डाले थे, ये डॉक्यूमेंट, ये लैपटॉप और फला फला चीजें, सीडी जो भी बताया, ये हमने इनसे लिया था, लेकिन कोलकाता में, मतलब बंगाल में जब वो गई, ऐसे ईडी गई, तो जब वो सामान ले रही थी, वहां इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसी समय ममता बनर्जी ये करके आ गई। अब ममता बनर्जी ने प्रॉक्सी भेजा, और वो प्रॉक्सी कोर्ट में ये कहता है कि साहब, रिस्ट्रेन द ईडी टू एक्सेस माय प्राइवेट डॉक्यूमेंट, माई प्राइवेसी इज देयर। और मेरी प्राइवेसी, पुट्टू स्वामी का जजमेंट है, वो क्लिक इंडिया का जजमेंट है, तमाम पुराने बताए गए कि भाई इन केसेस में ऐसे ऐसे किया गया था और आपने रिस्ट्रेन किया, अब ईडी को यहां पर रोको। अब जिस समय जो जजेस रहे होंगे उनके सामने जो मैटर गया होगा, जो जिसके सामने जो तथ्य गए होंगे, जो कुछ भी प्लीड किया होगा, उसके आधार पर उस समय तत्कालीन ऑर्डर हो गए होंगे, क्योंकि ये सब इंटरलोकेटरी ऑर्डर है, कोई जजमेंट नहीं है, ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। और अभी भी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हुआ है और कहा है कि इस पर आप रूल्स बनाइए और इस पर रूल बनाकर बताइए कि भाई कैसे सीज होगा, कैसे एक्सेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के मामले में कैसे होगा और क्या उसका प्रोसीजर होगा, उसकी एसओपी क्या होगी, उसको पब्लिश करिए। और फिर उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, जब तक ईडी के एसओपीस या जो प्रोसीजर है वो जब तक क्लियर ना हो, तब तक सीबीआई का, जो सीबीआई सीज करती है, सीबीआई छापे मारती है, सीबीआई सामान लाती है, वो सीबीआई के रूल्स, सीबीआई का एसओपी इनके ऊपर भी लागू होगा, कोई भी सामान सुमून लाने से पहले। तो आज की तारीख में भी ईडी भी अगर कुछ करती है तो सीबीआई जैसे सीज करने का जो प्रोसीजर है सीबीआई का, वही प्रोसीजर ईडी को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन और केंद्र सरकार के पास फाइल पेंडिंग है कि केंद्र सरकार उसको बनाए। हालांकि हम सब जानते हैं कि सीबीआई का प्रोसीजर ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड है, और सीबीआई का प्रोसीजर अगर ईडी भी अडॉप्ट करती है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अडॉप्ट करने के लिए कहा जाता है, तो कुल मिलाकर वो प्रोसीजर तो चल ही रहा है। लेकिन इकोनॉमिक क्राइम का मामला आता है और ईडी को चूंकि विशेष पावर है, सीबीआई से भी ज्यादा पावर है, इसलिए केंद्र सरकार को कहा गया कि इस पर कानून बनाइए, इस पर रेगुलेशन बनाइए। केंद्र सरकार उस पर रेगुलेशन बनाएगी और लाएगी, लेकिन अभी सीबीआई चलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि वहां कुछ लूटपाट चलती हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अब आज की जो फाइल है वो ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत के पास है, और ऑनरेबल सूर्यकांत की देश में छवि बहुत अच्छी है। छवि मतलब ईमानदारी की छवि, या फिर मैं कहूं कि उनकी ऐसी छवि कि वो नेशनलिस्ट हैं, ऐसी छवि कि राष्ट्र है तो सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्र है तो लॉ है, राष्ट्र है तो संविधान है। राष्ट्र ही नहीं होगा तो कहां संविधान होगा, कहां सुप्रीम कोर्ट होगा, कहां लॉ होगा, किसका लॉ होगा, कौन पालन करेगा, कैसे पालन करवाए, ये बहुत सारी चीजें। तो राष्ट्र की अक्षुण्णता उनके मन में रहती है, और ये निश्चित तौर से रहता है कि हिंदुस्तान अक्षुण्ण रहना चाहिए। इसके लिए अगर कुछ कहीं थोड़ी बहुत कमी ज्यादा रह जाती है तो भी सॉवरेंटी की कॉस्ट पर कानून प्रिवेल नहीं करेगा किसी भी हालत में। अब उनकी अदालत में मामला था, और आजकल ऑनरेबल जस्टिस बागची भी खूब बोल रहे हैं उनके साथ बैठकर, मतलब खूब तर्क कर रहे हैं। तो ऑनरेबल जस्टिस बागची और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में गया, और ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा, जब तुम्हें डर नहीं है, जब तुम्हें लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फोन में कुछ गलत नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लैपटॉप में कुछ गलत नहीं है, तुम्हें लगता है कि भाई तुम सही हो, देन वेयर इज द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम कहां है आपके इन्वेस्टिगेशन करने में? उन्होंने कहा, देखो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि हम भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, और देश में देश की अक्षुण्णता इस बात में है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पूरी पावर दी जाए, उनको इंटरवीन, उनके काम में इंटरवीन न किए जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। तो ये बात ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने अकेले नहीं की, ये संविधान बनने के बाद की अभी की प्रक्रिया ये है कि नो कोर्ट कैन इंटरवीन इन इन्वेस्टिगेशन। याद रखिएगा, ये जनरल फॉर्मूला है, नो कोर्ट कैन इंटरवीन इन इन्वेस्टिगेशन इन एनी कॉस्ट।
अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ गलत करती है तो कोर्ट के पास आइए, तो फिर कोर्ट आपको उस मामले में उतने पार्ट को एक ऑर्डर कर सकता है, उतने पार्ट के लिए वो आपको रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि इन्वेस्टिगेशन रोक दिया जाए, आप ये कहें कि वो छापा मारना छोड़ देगी, आप ये कहें कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की को सुप्रीम कोर्ट गाइड करेगा या कोई भी कोर्ट गाइड करेगा, तो ये स्टैच्यूटरी फंडामेंटल फंक्शन नहीं है, ये फंडामेंटल रूल नहीं है। फंडामेंटल रूल ये है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, उसका एक प्रोसीजर है कि उसको 24 घंटे के सामने पुलिस के सामने प्रेजेंट, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। जो भी उसने चालान बनाया वो मैजिस्ट्रेट के सामने आता है। तो 24 घंटे की बात है। कुछ एजेंसियों में अगर हम आगे कर लें तो आर्टिकल 22 का लाभ कुछ लोगों को मिल सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को छोड़ दीजिए जो सॉवरेंटी की मामला है, बाकी कोई भी, चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर का मामला हो, चाहे और कोई मामले हो, इनमें 24 गिरफ्तारी के 24 घंटे का चक्कर रहता है। आप 24 घंटे में लाने ले जाने का टाइम शामिल नहीं। अगर उनको दिल्ली में प्रेजेंट करना है और कोलकाता से लेकर आना है तो ट्रांजिट उनको चालान लेकर आना पड़ता है, ट्रांजिट उनको वो लेकर आना पड़ता है कि भाई हम वहां पर प्रेजेंट करेंगे, फिर वहां से यहां लेकर आएंगे। लेकिन 24 घंटे एजेंसी को प्योर देने पड़ते हैं गिरफ्तारी के बाद। पूछताछ के लिए नहीं, पूछताछ तो एजेंसी कभी भी जाती है, कभी पूछताछ करती है, कभी सम्मन करती है, बुलाती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे बात करती रहेगी। मोदी जी, आपको याद होगा कि अहमदाबाद दंगों के मामले में मोदी जी को कितने बार एजेंसियों ने उस समय बुलाया था। केंद्र सरकार डील कर रही थी, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, और कितने बार एजेंसियों ने बुलाया था और घंटों के हिसाब से, मतलब दर्जनों घंटों के हिसाब से उनसे बातचीत की थी, और वो कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा मैं फेस करूंगा, और कोई कोई किसी के लिए वो कोर्ट भी नहीं आए कभी। मोदी जी और अमित शाह जी कभी कोर्ट नहीं आए किसी मामले के लिए कि भाई हमें रिलीफ दे दो और ये हमें परेशान। उन्होंने कहा साहब मेरे कर नहीं है तो डर किस बात का, हम बात करेंगे सीधी, आप जितना पूछे हम बताएंगे, मार तो नहीं डालोगे। अगर बहुत कुछ करोगे तो गिरफ्तार करोगे, कोर्ट के सामने ले जाएंगे, कोर्ट के सामने तब हम अपनी बात कहेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो 24 घंटे के अंदर उसको प्रेजेंट करना होता है कोर्ट के सामने। अब कोर्ट तय करेगा कि उसको रखना है, नहीं रखना है, बेल देना है, जेल में भेजना है, कस्टडी में रखना है, या फिर उसको रिमांड पर देना है, या क्या करना है, जुडिशियल रिमांड देना है, पुलिस रिमांड, जो भी करना है वो अब कोर्ट तय करता है, जिस कोर्ट के सामने उसको प्रेजेंट किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी की गई। तो फिर अब जब इतना सारा प्रोसीजर है तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट गाइड करे या कोई भी कोर्ट गाइड करे, ये तो ठीक नहीं है। केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगने का, एज पर बीएनएसएस, स्टेटस रिपोर्ट मांगने का अधिकार तो बनता है, ऑब्जर्व करने का अधिकार बनता है कि अब कहां पहुंचे। एक्सपीडिएट का ऑर्डर भी कर सकता है कि भाई जल्दी करो, लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जा सकता कानूनन जो कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को रोक दे। ये मामला आपको याद होगा, मैंने राजीव कुमार की बात करी, हाई प्रोफाइल डीजीपी हो गए थे, राजीव कुमार का मामला भी रहा हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं रोका जा सकता। ये आपको याद होगा तमिलनाडु के एक कलेक्टर की बात आई थी, उस कलेक्टर पर भी ईडी ने छापा मारा था, तब तमिलनाडु सरकार भी वही कर रही थी, एफआईआर दर्ज करी थी, तब भी वो सारी एफआईआर क्वैश हुई थी। और जो एफआईआर अभी ईडी के खिलाफ इन लोगों ने कर ली थी वो भी सारी क्वैश हो गई, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा, जितेंद्र मेहता से, आईपैक से, कि भाई देखो इन्वेस्टिगेशन में हम कोई इंटरवीन नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं रोका जा सकता, और तुम्हें कर नहीं तो डर नहीं होना चाहिए। तुम्हें जब कह रहे हो कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जब कह रहे हो कि तुम किसी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं हो, जब तुम कह रहे हो कि मैं कोई करप्शन नहीं कर रहा हूं, तो ऐसी परिस्थिति में क्यों ये माथापच्चीसी कर रहे हो? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाइए इन्वेस्टिगेशन करवाइए और ईडी जितना सामान मांग रही है सब उसको दीजिए जो कुछ आपके पास है। ईडी आगे पूरी इन्वेस्टिगेशन करने का राइट रखता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक काम करते हैं, 27 तारीख को हम तारीख डालते हैं, और सुनवाई अब किस बात पर होनी है? 27 तारीख को जो तारीख डाली गई उस पर अब सुनवाई इस बात की होनी है कि क्या किसी मुख्यमंत्री को यह राइट है कि एजेंसी जब छापा मार रही हो, एजेंसी जिस समय वहां पर बैठी हो, तो उस एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स, उस एजेंसी के सीज की हुई फाइलें, उस एजेंसी के ने जो गैजेट सील किए हैं या करने जा रही हैं जिन पर उसको इन्वेस्टिगेशन करना, उसको किसी भी मुख्यमंत्री को लाने का अधिकार हो या लोकल पुलिस को लाने का अधिकार हो। अब ये जो विषय है वो इस स्तर पर आ गया है कि भाई हम सॉवरेन हैं, हम राजा हैं,
हम राजा हैं तो हम कुछ करना नहीं। ये मतलब ममता बनर्जी केजरीवाल से भी 2 कदम आगे निकल गई और ममता बनर्जी केजरीवाल तो केवल चिल्लाते थे, ममता बनर्जी केजरीवाल से 2 कदम आगे निकल गई। और हमें लगता है ऐसी परिस्थितियों में ममता बनर्जी का भी वही हश्र हो सकता है जैसा कि केजरीवाल का हुआ है। क्यों? क्योंकि जनता को यह बात तो समझ आती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, चीजें सामने आनी चाहिए। जनता का राइट टू नो फंडामेंटल राइट है, उनको पता होना चाहिए कि हमारी सरकार कितना गड़बड़ कर रही है। इसलिए जब जितेंद्र मेहता के आई पैक के केस को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया और कहा राइट टू प्रिवेसी है, लेकिन राइट टू प्रिवेसी एक लेवल की है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि हमें मत बताओ कि फंडामेंटल राइट हमें कैसे प्रिजर्व करने हैं। जिसके फंडामेंटल राइट प्रिजर्व करने हैं, जिसके फंडामेंटल राइटों को मेरे पास आते हैं, हमें मालूम है कि किस आदमी के फंडामेंटल राइट कैसे हैं और किस हद तक हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन करप्शन के मामले में, इन मामलों में जहां इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन करने का राइट है और इन्वेस्टिगेशन उसको करना चाहिए, ऐसे मामलों में हम आपको खुली छूट नहीं दे सकते। इसलिए आईपैक के सामने जाइए और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवाइए। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर वो छापेमारी कर रहे हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं तो बताना आपका काम बनता है। मुझे लगता है ममता बनर्जी को इससे बड़ा क्या झटका मिलेगा। अब 27 तारीख को जब सुनवाई होगी तो सवाल अब वो डिसाइड होना है कि क्या मुख्यमंत्री को राइट है, या फिर मुख्यमंत्री को गिरा दिया जाए, या फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए, या फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बहुत सारे प्रश्न अब खुले।